नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के डिसिप्लिन सब्जेक्ट पॉलिटिकल में ग्लोबलाइजेशन से। उसमें हम इस आज यूनिट 3 का पार्ट सी करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में। जिसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की उत्पत्ति, प्रकृति, प्रकार, कारण और इसका सामना करने के तरीके। और इसमें जो गैर राज्य भी करता है राज्य प्रायोजित आतंकवाद क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। 9/11 के आतंकवाद के बारे में जानेंगे, उसके विषय में जो वैश्विक प्रतिक्रिया है उसके बारे में हम जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ और आतंकवाद ने जो आतंकवाद से रोकने के उपाय हैं उसके बारे में जानेंगे। जो आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द टेरर और डिटेरा से हुई है। लैटिन शब्द टेरर का अर्थ है कि घबराना और डिटेरा का अर्थ है भयभीत करना। तो आतंकवाद शब्द की अभी कोई सार्वभौमिक स्वीकृत परिभाषा तो नहीं, इसलिए लेकिन तब भी आतंकवाद को एक ऐसी रणनीति के तौर पर समझा जाता है जो हिंसात्मक तरीकों का व्यवस्थित प्रयोग राज्य और सरकार के कानूनी प्राधिकार को कमजोर करने के लिए करते हैं ताकि वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। तो ऐसा जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है आतंकवाद के बारे में कि इसकी जो लैटिन शब्द के बारे में बता देना है, आपको इसका अर्थ बता देना है और फिर आतंकवाद की जो यहाँ पे परिभाषा बना करके थोड़ी यहाँ पे दे रखी है उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है कि आतंकवाद को एक ऐसी रणनीति के तौर पर माना या समझा जा सकता है जिसके अंतर्गत हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा हिंसात्मक गतिविधियों का प्रयोग करके राज्यों और उस जो सरकार है उसके कानूनी जो अधिकार है उसको कमज़ोर करना और ताकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति या अपने उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। या जैसे यहाँ पे लिखा है 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, काफ़ी विविध रूप में फैल रहा है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं। डेविड रैपॉर्ट के द्वारा 18वीं शताब्दी में यह दावा किया गया कि केवल धर्म ने ही आतंक के लिए एकमात्र स्वीकृत औचित्य प्रदान किया है। तो एक तरीके से सही भी है क्योंकि धर्म के आधार पर ही ज़्यादातर लोग विभाजित हैं और इसी के आधार पर लड़ाई ज़्यादा होती है। प्राचीन समय में मुस्लिम, हर्शियंस, यहूदी कट्टरपंथी, हिंदू ठग जैसे समूहों के धार्मिक आतंकी समूहों के तौर पर जाना जाता था। तो इसमें जैसे कि मुस्लिम कट्टरपंथियों के बारे में यहाँ पे बातें की जा रखी हैं, यहूदी कट्टरपंथियों के बारे में बातें की जा रही है, हिंदू ठगों के बारे में इसमें बातें की जा रखी है। इनका कार्य क्या होता था? लोगों की हत्या करना और उन पर हमला करना और धन इत्यादि लूटना। फिर 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति और 20वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के दौरान आतंकवाद के तौर से गुरिल्ला युद्ध। आपने अभी भी गुरिल्ला युद्ध के बारे में सुना होगा, जो नक्सलाइट एरिया है जिसमें नक्सली छुपे रहते हैं, उसके अंदर जो वे युद्ध करने की तकनीक अपनाते हैं उसे गुरिल्ला युद्ध के रूप में जाना जाता है, जिसमें वे छिप छिप कर वार करते हैं। और शीत युद्ध के दौर में एक बार फिर से इस्लामिस्ट संगठनों के बीच धार्मिक आतंकवाद का पुनः उभार हुआ था। पिछले दशकों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के एक और अतिवादी रूप वैश्विक जिहाद के उभरने से आतंकवाद का खतरा काफ़ी बढ़ गया। तो वैश्विक जिहाद के बारे में आपने सुना होगा। और शीत युद्ध के बाद कैसे इस्लामिस्ट संगठनों के भी धार्मिक आतंकवाद का उभार हुआ। इसमें आप देख सकते हैं जो अमेरिका, रूस ये सब थे, इन्होंने भी अपना योगदान दिया। इन्होंने ही हथियार और पैसे इत्यादि इन संगठनों को मुहैया कराया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति। आतंकवाद एक विश्वव्यापी घटना है जिसमें लोगों के बीच भय उत्पन्न करने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है और अनेक आतंकवादी दलों और संगठनों द्वारा हिंसा के उपयोग का उचित ठहराया जाता है। आईएसआई, हमास हो गया और हिजबुल्ला हो गया, या फिर आप इसमें इसराइल में जो वो संगठन है आतंकवादी संगठन उसके बारे में बात कर सकते हैं, या बोको हराम के बारे में आप इसमें बात कर सकते हैं। तो ये सब संगठनों के नाम हैं। आतंकी समूह अपने योजना और निर्माण में पद, सोपानी, आदेशों और नेतृत्व को काफ़ी महत्व देते हैं। जैसा आपने देखा हो कि जो मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था उसमें जो आतंकवादी आए थे वे जो उनके उच्च अधिकारी या जो भी उनके आका वगैरह जो भी थे, वो जो भी कहते थे वे उनके निर्णयों को
बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, उनके आदेशों का काफ़ी कड़ाई से पालन करते थे। इसके अलावा जब कुछ लोगों और आतंकवादी समूहों द्वारा दूसरे आतंकवादी समूहों को स्वतंत्र सेनानी माना जाता है, तो ऐसे आतंकवाद के अध्ययन में अनिवार्य तौर से समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ उन गतिविधियों का वर्णन किया गया जिन्हें आतंकी गतिविधियों के तौर पर देखा जाता है। हिंसा, भय, शक्ति के प्रयोग से संबंधित है। व्यक्ति और उनके संपत्ति के विरुद्ध हिंसा और शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सरकार या समाज पर दबाव बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। यदि इन कार्यों से राजनीतिक विचारधारात्मक और धार्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। राजनीति कैसे, जैसे कोई राजनीतिक विचारधारा है कि पूरे देश में एक ही सरकार रहेगी, या एक राज्य में एक ही सरकार रहेगी, या पूरे विश्व पर एक ही व्यक्ति है, या एक ही राजनीतिक विचारधारा उसका प्रभाव रहेगा, या धार्मिक उद्देश्य जैसे एक ही धर्म पूरे विश्व में रहेगा, या हमारे धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे प्रयास जब किए जाते हैं तो इसे आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे 9/11 जो अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस पर जो हमला हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि 9/11 के बाद से विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की प्रकृति में अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस हमले के बाद से हिंसा के खतरों और असामान्य और अप्रत्याशित खतरों का विचार पुनः उत्पन्न हो गया है। हिंसात्मक आतंकी गतिविधियों से लोगों को बचाने और कई दमनकारी नीति अपनाने और भय को कम करने के लिए कोई बेहतर उपाय न होने से इन अनिर्दिष्ट शत्रुओं का डर काफ़ी बढ़ गया। अब आपने देखा होगा कि कई बार जहाँ पे आतंकवादी हमले हो चुके हैं वहाँ सिक्योरिटी भी बढ़ गई, लेकिन तब भी लोगों में बहुत डर रहता है कि कहीं पे कोई ह्यूमन बॉम्ब ना आ जाए, या फिर कहीं पे फिर से 9/11 का हमला जैसे कोई हवाई जहाज हाईजैक करके ना गिरा दे, या 26/11 कोई कोई दूसरे का हमला ना हो जाए, या फिर जैसे मुंबई में जो ब्लास्ट हुए थे ब्लैक फ्राइडे जिस पर मूवी बनी है, उसमें जो स्कूटर में बॉम्ब लगा दिया था वैसी कोई घटना फिर से ना हो जाए, या फिर और भी कई प्रकार की जो आतंकवादी घटनाएं आपने देखी होंगी या सुनी होंगी वैसी घटनाएं फिर से ना हो जाए, इसके लिए भी काफ़ी डर बढ़ गया है। 9/11 के बाद संपूर्ण विश्व में वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एकजुटता और सामान्य धारणा की भावना पैदा हुई है। इस कारण से विश्व स्तर पर राष्ट्रों के बीच एकता देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा जो अभी G7 का सम्मेलन हो रहा है या G20 का सम्मेलन हुआ, या इससे पहले जो रशिया, भारत या जो भी क्वाड समूह है उनका जो जितने भी सम्मेलन आजकल होते हैं उसमें न्याय को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, उसको ऊपर ज़्यादा उठाया जाता है उस मुद्दे को, और ये ज़्यादा भी गर्म मुद्दा है। और अफ़गानिस्तान में आपको जैसे कि पता होगा इस्लाम की जो ISI है उसकी सरकार बनी हुई है। तो ये सब बातें आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रकार जैसे यहाँ पे बताए जा रखे, एक होता है राज्य प्रायोजित आतंकवाद, जो इसका अर्थ है कि ये राज्य द्वारा ही इसका समर्थन किया जाता है। जब सरकार द्वारा या गैर राज्य अभिकर्ताओं जब सरकार द्वारा गैर राज्य अभिकर्ताओं का समर्थन किया जाता है। गैर राज्य अभिकर्ताओं से इनका तात्पर्य आतंकवादियों से है जो हिंसात्मक कार्यों और आतंकी गतिविधियों में लगे होते हैं, तो इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहा जाता है। आपने देखा होगा जो कश्मीर में सरकार थी उसने भी कई बार आतंकवादियों को समर्थन एवं शरण दी थी। जो जम्मू कश्मीर था उसका एक अलग संविधान था, अलग झंडा था इत्यादि, जो वहाँ पे विशेष अधिकार थे, वे भी आतंकवादियों के संरक्षण में बहुत ज़्यादा योगदान देते थे। तो आपने जो अभी मूवी भी देखी होगी जो कश्मीर फाइल्स है, द कश्मीर फाइल्स, उसमें आपने एक घटना देखी होगी जिसमें जो शिक्षिका है या जो प्रोफेसर है वो अपने स्टूडेंट से कहती है कि वहाँ सरकार हमारी है पर जो शासन है वो हमारा चलता है। तो दक्षिणपंथी और वामपंथी आतंकवाद, जो दक्षिणपंथी आपने राइट लोगों के बारे में सुना होगा, राइट विंग, और वामपंथी यानी लेफ्ट विंग। तो इसमें दक्षिणपंथी जो पुरानी विचारधाराओं को लेकर के चलते हैं उस आतंकवाद से संबंधित है, और वामपंथी जो नई विचारधाराओं को लेकर के चलते हैं उससे संबंधित है। राजनीतिक विचारधाराओं में अंतर होने के कारण इस प्रकार का आतंकवाद देखने को मिलता है जिसका ये दोनों समूह समर्थन करते हैं। 1789 में फ्रांसीसी राष्ट्रसभा के दक्षिण पंथियों को सर्वप्रथम ख्याति प्राप्त हुई थी। इस सभा में वामपंथी, रूढ़िवादी तथा उग्रवादी स्वयं बाएं तरफ बैठे थे, इसलिए शायद इसे
दक्षिणपंथी और लेफ्टिस्ट कहा जाता है। यह माना जाता है कि दक्षिणपंथी और वामपंथी लोकतंत्र, स्वतंत्रता, चर्च और राज्य की भूमिका, बाजार अर्थव्यवस्था, समतावाद, बहुलवाद आदि के बीच अंतर वर्तमान राजनीतिक परिवेश के अनुरूप नहीं है। वर्तमान शताब्दी में यह वामपंथी दक्षिणपंथी विभाजन के रूप समय नहीं है। तो इसमें दक्षिणपंथी और वामपंथी जो दो आतंकवाद फैलाया जाता है उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। धार्मिक आतंकवाद, इसके बारे में ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप बहुत ज़्यादा और भली बात ही समझते होंगे कि धर्म को आधार बनाकर जो आतंकवाद फैलाया जाता है उसे ही धार्मिक आतंकवाद कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस विश्वास पर आधारित है कि उन्हें किसी दूसरी दुनिया की शक्ति से आतंकी हिंसा करने का आदेश प्राप्त होता है। जैसे कि आपने मूवीज में भी देखा होगा जिसमें जो आईएसआई के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि ऊपर से अल्लाह का आदेश है कि तुम्हें यह कार्य करना है, तुम अल्लाह के बंदे हो। और भी कई बातें इसमें बताई जाती है। द केरला स्टोरी में भी आपने ये सब चीज़ें अभी देखी होंगी, ताकि उनके विश्वास की विजय हो सके। विश्वास के नाम पर लोग हिंसात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि दूसरी दुनिया की शक्ति द्वारा उन्हें इस जीवन के बाद जन्नत प्राप्त होने का वचन दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये इन्हीं चीज़ों में विश्वास दिलाया जाता है उनको, और जन्नत पाने की लालच में, हूरों से मिलने की लालच में, और उनके साथ अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं करने के लालच में जो जो व्यक्ति होते हैं आईएसआई के, वे सब मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे धार्मिक आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। अब आता है इसमें वैश्विक आतंकवाद। इस वैश्विक आतंकवाद में दुनिया में इस वैश्विक दुनिया में आतंकवाद राष्ट्र की सीमाओं से परे जा चुका है। आपको भी पता होगा कि अब जो वैश्वीकरण है इसने इसके कई अच्छाइयाँ भी है, कई बुराइयाँ भी है, जिसमें से इसकी एक बुराई ये भी है। इससे कारण ही आतंकी गतिविधियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जो भी आतंकवाद का सहारा लेते हैं उन्हें कट्टरपंथी मानकर निशाना बनाना आसान होता है। विश्व व्यापार संगठन पर 9/11 के हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नई विश्व व्यवस्था को स्थापित किया, जिसमें कि मानव विध्वंस के हथियारों के प्रसार को रोकने और वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध पर बल दिया गया है। इसमें वैश्विक आतंकवाद, हालांकि जो अमेरिका है वो दो मुहिए किस्म का मतलब व्यक्तित्व रखने वाला वहाँ पे नेता इत्यादि रहते हैं। वे केवल अपने फ़ायदों को देखते हैं। अगर उनका फ़ायदा आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तो उनको हथियार इत्यादि प्रोवाइड कराते हैं। जैसा आपने देखा हो कि जो अफगानिस्तान में जब अमेरिकी सेना जा रही थी, तो जो उन्होंने अपने हथियार ये सब थे जितने भी थे, अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट ये सब सब वहीं पे छोड़ दिए थे। कई हेलीकॉप्टर्स, कई मिसाइलें, कई हथियार जो थे आधुनिक हथियार, उनको भी वहीं छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या कि वे चाहते थे कि जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसका कब्जा हो जाए, कोई भी जो राष्ट्र है या कोई भी जो संगठन है वो तालिबान को वहां से ना हटा सके। तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण पढ़ेंगे इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारणों की पहचान करना असंभव है, हालांकि इस संबंध में कई शोध कार्य संचालित हैं। किए गए इन शोध कार्य के बल पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को के 3 कारणों की पहचान की गई है: घरेलू, राजनीतिक अस्थिरता, असफल राज्य और विचारधारात्मक एवं मनोवैज्ञानिक कारण। तो इसमें मैं मनोवैज्ञानिक और विचारधारात्मक कारणों को ज़्यादा महत्व दूंगा। तो इसमें घरेलू अस्थिरता का मतलब, घर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को घरेलू राजनीतिक अस्थिरता के कारण गृह युद्ध, अंतर्राज्यीय युद्ध प्रारंभ हो सकता है। आपने जैसे श्रीलंका में लिट्टे वाली स्थिति देखी होगी, जिसके ऊपर मद्रास कैफे आपने एक मूवी देखी होगी, जिसके अंतर्गत गृह युद्ध की स्थितियाँ बनी हुई थी। और आपने हाल फिलहाल में भी श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थितियाँ देखी होंगी। और भी कई राज्य हैं दक्षिण अफ्रीका के या अफ्रीका के जिनमें गृह युद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है। राजनीतिक और आर्थिक विकास ना हो पाने से यह घरेलू स्थिरता का कारण बनता है। राजनीतिक और आर्थिक विकास कहते हैं लोगों, जो महंगाई है वो काफ़ी बढ़ रखी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और फिर टेक्नोलॉजीज नहीं है, शिक्षा नहीं है, इत्यादि जो चीज़ें हैं वे आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण कैसे, लोगों के पास वोट देने का अधिकार नहीं है, राजनीतिक निरंकुशता है, इत्यादि चीज़ें हैं, वो सब गृह युद्ध का कारण बनती है। जिसके कारण इससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ सकता है। सरकार विरोधी प्रदर्शन, गोरिल्ला युद्ध जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा करी है, हथियार बंद क्रांति की परिस्थितियां,
जिसमें हथियार जो होते हैं उससे ज़्यादा मौतें इत्यादि भी होती हैं। साधारण हड़तालों के कारण राज्य प्रायोजित आतंकवाद में बढ़ोतरी। कई बार जो राज्य है वही जो साधारण हड़ताल भी होती है, सामान्य सी हड़ताल, उसमें हथियार इत्यादि उपलब्ध करवाता है। तो ये हो गया हमारा घरेलू अस्थिरता के बारे में समझाना। असफल राज्य। अ, असफल राज्य में सदैव संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, मानवाधिकार उल्लंघन, तख्ता पलट जैसी घटनाएं देखने को मिलती है, जिसका उदाहरण हमें पाकिस्तान दे सकता है आसानी से। जिस और भी दक्षिण अफ्रीका के कई राज्य हैं, कई देश हैं ऐसा जो जिसका हमें उदाहरण मिलता है, जिसके कारण ये आतंकवाद को नियंत्रित करने में असफल रहता है। कमजोर राज्य पर बुकिंग संस्थाओं के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, जो ब्रुकिंग संस्था है उनके अनुसार 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य देशों की सरकारों का मानना है कि भविष्य में कमजोर राज्य के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न किया जाएगा। अर्थात पाकिस्तान इत्यादियों का देख सकते हैं इसमें उदाहरण कि वो कमजोर भी है, उस पर सेना का दबदबा भी है और आतंकवादी गतिविधियां को वो काफी प्रोत्साहन भी देता है। विचारधारा और मनोवैज्ञानिक। विचारधारा, कट्टरपंथी को इसमें हम ले सकते हैं, कट्टरता। जैसा अपने यहाँ पे इंडिया में भी आपने कई केसेस देखे होंगे, जिसमें अभी राजस्थान में एक केस हुआ था जिसमें एक टेलर का गला काट दिया गया था, और भी कई चीज़ें ऐसी हुई थी। तो ये विचारधारा और मनोवैज्ञानिकता के बारे में हमें बताते हैं। इस प्रकार का आतंक इसके अंतर्गत ही आता है। विश्व में नैतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसी कारण यह उग्रवाद और धार्मिक कट्टरता की कुछ भावना और विशेष भावनाओं विश्वास से प्रेरित होता है। एक समुदाय के समझ का निर्माण करने और समुदाय के अंतर्गत प्रेरित होता है। एक समुदाय के समझ का निर्माण के अंतर्गत राजनीतिक उद्देश्यों के समझ को स्थापित करने में है केंद्रीय भूमिका निभाता है। उग्रवादी इस्लामिस्ट के प्रचार और मध्य एशिया में अमेरिकी हस्तक्षेप जैसे वैश्विक घटनाओं का व्यक्तियों पर काफी प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो इस्लामिस्ट है, उग्रवादी इस्लामिस्ट, माफी चाहूंगा जो है, उनकी जो कट्टरता है वे उसका जब प्रचार या विस्तार करते हैं तो कई बार इस प्रकार से वो मनुष्य के या जो भी व्यक्ति उनको सुनता है उसको इस प्रकार से प्रभावित कर देते हैं कि वह स्वयं ही तैयार हो जाता है। और जो अमेरिका, रशिया या फिर जो भी पूंजीवादी देश होते हैं उनके अंतर्गत ज़्यादा जो आतंकवादी घटना वो इस कारण भी होती है कि वे हस्तक्षेप करने लग जाते हैं जाकर के, जैसे सीरिया, इराक, जो जिनमें तेल का उत्पादन होता था, जहाँ से तेल निकलता था, वहां पे जाके इसने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण इसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। तो इसका कारण वे स्वयं है, जो इसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। इसका आतंकवादियों को भी इसका ज़्यादा दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जब तक किसी को छेड़ोगे नहीं तब तक वे आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये सब कारण थे। और बाकी तो आपको पता ही कि आतंकी लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अल्लाह के पास जाने के लिए, जन्नत की हुरों के साथ रहने के लिए ये सब कार्य करते हैं। और फिर 15 अप्रैल 2015 को बॉस्टन मैराथन के बम विस्फोट और 22 मई 2013 को लंदन में अफ्रीकन मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश सैनिक का गला काटने की घटना को उस उदाहरण में गिना जा सकता है। आज भी आप इंटरनेट पर, जैसे यूट्यूब इत्यादि तो नहीं मैं कहूँगा, इंटरनेट की जो डार्क साइट्स हैं वहाँ पे जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं, किस प्रकार से आतंक, जो ऐसी घटनाएं होती हैं उनका वीडियो बना करके वहाँ पे डालते हैं, लोग उसे देखते हैं। और चैनल्स पर भी ये वीडियो आते हैं, तो आप वहाँ पे ऐसे ही विचारधाराओं वाले कई वीडियोस को देख सकते हैं। वैश्विक आतंकवाद का सामना करने के तरीके के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। आतंकवाद का सामना करने के लिए कुछ तरीके के यहाँ पे उल्लेख किया गया है। हालांकि ये तरीके नहीं है, यहाँ पे ये जो भी सरकार इत्यादि था उन्होंने इसके लिए कानून इत्यादि बनाए। जैसे अमेरिका पर 9/11 के हमले की प्रतिक्रिया स्वरूप पहली बार नाटो ने अपने सामूहिक रक्षा की धारा अनुच्छेद 5 को लागू किया। दूसरा जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने 2001 में प्रस्ताव 1373 को पारित कर दिया था, जिसका अधिकतर भाग मानव अधिकारों को प्रभावित करता था। फिर तीसरा,
आम सभा ने 60/2088 के तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवाद विरोधक रणनीति को पारित किया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सभी के लिए मानवाधिकारों की सुरक्षा के सभी तरीकों का सम्मान कर सके। चौथा, सितंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ में 29 राज्यों के एक समूह और यूरोपीय संघ ने साथ मिलकर वैश्विक आतंकवाद निरोधक मंच को स्थापित किया। तो ये सब कार्य थे जो गवर्नमेंट संस्थाओं इत्यादि ने किया। तो ये पूरे के पूरे साथ हैं इसी प्रकार से जो वहाँ की गवर्नमेंट इत्यादि ने किया। और प्राथमिक संसाधनों की पहचान करना और तकनीक से सहायता के लिए संसाधनों को उपलब्ध करवाना था। 5 सितंबर 2013 में मौद्रिक ज्ञापन को अपनाया गया। इसमें आक्रमण के समय और आपराधिक कार्यवाही के दौरान आतंकवाद के शिकार लोगों को प्रभावी सहायता देने की गारंटी दी गई ताकि आतंकवाद के शिकार हुए लोगों को बेहतर मदद दी जा सके। फिर आम सभा, छठा, आम सभा ने 2006 में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंक आम सभा के बारे में भी आपने पढ़ा होगा पिछले यूनिट में। आतंक निरोधक रणनीति को पारित किया था, जिसमें कि उन महत्वपूर्ण मुद्दों का पता लगाने का प्रयास किया गया था जो कि आतंकवाद के जन्म के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें अनसुलझे विवाद, पीड़ितों का अमानवीकरण, भेदभाव, मानवाधिकारों को लोगों सुशासन का अभाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। और सातवां है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थाओं की आवश्यकता, जो कि उन देशों के साथ अपने विशेषज्ञताओं को साझा करे जिन्हें कि राष्ट्र के लिए कानून निर्माण, न्यायाधीशों के प्रशिक्षण और सीमा से राष्ट्रीय सूचनाओं को जोड़ने के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे संस्थाओं के निर्माण की बात की गई है ताकि विशेषज्ञों से साझा कर सके जिन राष्ट्रों को कानून निर्माण, न्यायाधीशों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसको तकनीकी सहायता मुहैया कराई जा सके। अब यहाँ पे बात आती है गैर राज्य अभिकर्ता या राज्य आतंकवाद। राज्य प्रायोजित आतंकवाद के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें जो प्रत्यक्ष रूप से राज्य इसमें अपना योगदान देते हैं। तो इसके अलावा राज्य आतंकी गतिविधियों के लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण भी देता है। इसमें तो पाकिस्तान से रिलेटेड बातें बताई जा रखी हैं। इन गतिविधियों का राज्य द्वारा सक्रिय तौर से संचालित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, जबकि राज्य इन आतंकी समूहों को उनके आक्रमण की योजना के निर्माण के लिए भूभाग का उपयोग भी करने देते हैं। यह राज्यों के मामलों में अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी बाधा के रूप में देखा जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान राज्य प्रायोजित आतंकवाद का ही एक उदाहरण है। वहीं ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के दौरान राज्यों का गैर सहयोगी रवैया राज्य द्वारा प्रायोजित यही दर्शाते हैं। आपको ऐसा पता होगा जो पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था एबटाबाद में, तो वहाँ की जो पाकिस्तान की जो सरकार थी या जो वहाँ के जासूस थे, वही कई बार सूचनाएं लीक कर दिया करते थे, जिस कारण से ओसामा बिन लादेन हमेशा बच जाया करता था या उसी को हमेशा वहाँ पे समर्थन दे रखा था। हालांकि अमेरिका ने एक ऑपरेशन करके जो नाइट ऑपरेशन किया गया था, उसके अंतर्गत ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था। राज्य पर आयोजित आतंकवाद युद्ध का ही एक नया रूप है, जिसमें राज्य की शत्रुओं पर अपेक्षाकृत रणनीतिक तरीके से हमला किया जाता है। जिसमें आपने देखा होगा कि जो अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम भारत का उदाहरण ले लेते हैं कि अगर एक राज्य में किसी विचारधारा का कोई कट्टरपंथी व्यक्ति शासन में है, तो वह अपने सभी शत्रुओं को जो है उन पे हमला करने की कोशिश करता है। और इसमें परंपरागत हथियारों के संघर्ष की तुलना में कम जोखिम होता है, मतलब रणनीतिक तरीके से भी हमला किया जाता है। गैर राज्य अभिकर्ता कौन होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक संप्रभु राज्य के अलावा, मतलब जैसे इंडिया हो गया, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक राज्य है, लेकिन और अभिकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो उसे एक गैर राज्य अभिकर्ता माना जाता है। मतलब कि एक संप्रभु राज्य के अलावा अगर कोई दूसरा अभिकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो गैर राज्य अभिकर्ता माना जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य नहीं है, इन गैर राज्य अभिकर्ताओं में अंतर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन आदि जैसे संगठनों को शामिल किया जा सकता है। जैसे गैर सरकारी जो अनऑफिशियल्स होते हैं, और
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सम जैसे एनजीओ हो गए। आपने भी देखा होगा कई बार एनजीओ जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वे भी आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपना योगदान देते हैं। या फिर धर्मांतरण के लिए आपने देखा होगा कि जो ईसाई इत्यादि होते हैं, ईसाई इत्यादि, वो भी इस्लामिस्ट की तरह ही अपने कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए वो एनजीओ इत्यादि की मदद लेते हैं। इस्लामिस्ट लोग भी, आईएसआई भी जो है एनजीओ की सहायता लेती है ऐसे कार्यों को करने के लिए। तो ये सब गैर राज्य अभिकर्ता के अंतर्गत आते हैं। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय विश्व में कानून पालन के लिए देश ने कुछ गैर सरकारी संगठनों का निर्माण किया है, जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, सीमा से परे चिकित्सक, केयर ऑफ ह्यूमन राइट वॉच जैसे संगठन शामिल है। आपने ह्यूमन राइट वॉच के बारे में सुना होगा या रेड क्रॉस के बारे में सुना होगा। ये सारे ऐसे गैर सरकारी संगठन होते हैं जो सभी देशों में जा कर के वहाँ का जायज़ा लेते हैं कि वहाँ कानून का पालन हो रहा है कि नहीं। लेकिन वहीं अपराध और आतंकवादी समूहों में माफिया, कोलंबियन ड्रग उत्पाद, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, आपने इन सब के बारे में सुना होगा। कोलंबियन ड्रग उत्पादकों के बारे में हमास, जिसकी मैंने अभी बात करी, हिजबुल्ला जिसकी मैंने बात करी, अबू सैफ के बारे में आपने सुना होगा, अलकायदा के बारे में आपने सुना है, तालिबान के बारे में आप सुना है, और आपने आईएसआई के बारे में सुना है, और अपने और भी कई आतंकवादी संगठनों के बारे में सुना ही होगा। वैश्विक दुनिया में गैर राज्य अभिकर्ता की उपस्थिति, तो हमने अब इसमें बात कर ली है गैर राज्य अभिकर्ता और राज्य आतंकवाद में मतलब कौन कौन से अंतर होते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें गैर राज्य अभिकर्ता होता कौन है। तो राज्य के गैर राज्य अभिकर्ताओं राज्य को रणनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए आतंक का सहारा लेते हैं। हालांकि गैर राज्य अभिकर्ता और राज्य प्रेरित आतंकवाद के उद्भव के कोई स्पष्ट कारण नहीं है। इससे राज्य की वैधता में कमी आई है और वे वैधता में कमजोर हुए हैं, जिसके कारण राज्य लोगों की निष्ठा प्राप्त करने में असफल रहे हैं। जिसके कारण राज्य लोगों की निष्ठा प्राप्त करने में असफल रहे हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण के बाद से विश्व में शस्त्रों, अवैध ड्रगों आदि जैसे खतरनाक हथियारों के आवागमन में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि सरकारों के समक्ष एक चुनौती उत्पन्न हुई है। पिछले कुछ दशकों में गैर राज्य अभिकर्ता, विशेष तौर से हथियारबंद समूहों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। गैर राज्य अभिकर्ता मैंने आपको बताया था कि जो संप्रभु नहीं है विश्व में, वे गैर राज्य अभिकर्ता के अंतर्गत आते हैं। पिछले कुछ दशकों में गैर राज्य अभिकर्ता, विशेष तौर से हथियारबंद समूहों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अलकायदा, कोलंबिया की क्रांतिकारी हथियारबंद संगठन और सीरिया लिबिया आतंकवादी अपने अस्तित्व के विकास के लिए उन देशों के लोकतांत्रिक सरकारों पर निर्भर रहने लगे हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, और फिर इन्हीं देशों से इन सबको फंडिंग जाती है। 2001 से पहले अलकायदा का केंद्र संपर्क अफगानिस्तान के नेतृत्व समूहों के साथ, 2011 के बाद अलकायदा का अंतर्राष्ट्रीय संपर्क संपूर्ण पश्चिम यूरोप और एशिया में फैल गया। ऐसा माना जाता है वैश्वीकरण के दौर में गैर राज्य अभिकर्ता एक मुख्य खतरे के रूप में उभरा है। राज्यों द्वारा वित्त मदद किए जाने के अलावा इन संगठनों को अन्य अपतटीय खातों और अनुसरणीय संगठनों से भी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त होती है। आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा कि किस प्रकार से जो भारत में इसी प्रकार का जो एक संगठन था, हाँ, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है, जिसमें अभी जो भारत की जो नेशनल सिक्योर एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने भी उस पर कई तरह के पाबंदियां लगाई हैं। कई बार उन्होंने उनको पकड़ा है। उदाहरण के लिए हिजबुल्ला, जो कि कुछ लोगों के लिए आतंकवादी संगठन जबकि कुछ लोगों के लिए एक दल है। इस संगठन की अपनी कार्यशैली और सरकारी क्षमता है। अपनी स्थापना के लिए 24 वर्षों बाद 2004 में हिजबुल्लाह लेबनान के दक्षिणी भाग में एक वास्तविक राज्य के तौर पर उभरा। इस संगठन ने अपनी गतिविधियों के विस्तार दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, लैटिन, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पनामा और वेनेजुएला तक किया है।
तो ये सब बातें हैं। हिजबुल्लाह के बारे में भी कुछ बातें बताई जा रही हैं। इस वैश्वीकरण के दौर में विश्व की शांति और सुरक्षा को अलकायदा जैसे संगठनों से महत्वपूर्ण खतरा है, क्योंकि इन संगठनों का प्रभाव अब देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है और न ही राज्यों तक अब इन संगठनों को प्रभाव को सीमित कर पाया है। तो मैं जैसे कि यहाँ पे हिजबुल्लाह के बारे में यहाँ पे कुछ बातें बताई जा रही, कुछ फैक्ट्स बताए जा रखे हैं, वैसे ही आप अन्य संगठनों के बारे में भी जानें और उनकी विचारधाराओं के बारे में जानें कि किस प्रकार से उनकी विचारधाराएं दूसरे व्यक्तियों को मेंटली रूप से प्रभावित करती हैं। और इन पे जो मूवीज बनती है, कृपया कर कोशिश हो अगर समय मिले तो उनको देखने की कोशिश करें। उसमें जाने की किस प्रकार से ऐसी गतिविधियों से निपटने की राज्य द्वारा कोशिश की जाती रही है और कौन कौन से संगठन है जो इनका विरोध करते हैं, किस प्रकार से इनको समर्थन दिया जाता है, इत्यादि चीज़ें आप जान सकते हैं। रुचि रखने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इतनी ही बातें ही जानना ही आवश्यक है जितना किताब में बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ और आतंकवाद को रोकने के उपाय। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आतंकवाद को रोकने के यहाँ पे उपाय बता रखे कि 8 सितंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद निरोधक रणनीतियों को लागू किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार इस वैश्विक स्तर पर आतंकवाद निरोधक रणनीति को अपनाया गया और 2005 में सभी के समन्वय से आतंकवाद निरोधक उपायों को ध्यान में रखकर आतंक विरोधी कार्यान्वयन टास्क फोर्स को स्थापित किया गया। आपने सुना होगा कि यूएनओ की एक खुद की जो सेना है, जिसकी आपने ड्रेस देखी होगी तो वो ब्लू यूनिफॉर्म रहती है आर्मी की, जिसके अंतर्गत सभी देशों के जो सोल्जर्स रहते हैं, आर्मी वाले रहते हैं, वो सब उसमें सम्मिलित होते हैं और वह शांति स्थापित करने के उद्देश्य से उस जो सेना को भेजा जाता है दूसरे देशों में। इस कानून के अंतर्गत आतंकवाद के आपराधिक कृत्यों में विमान अपहरण, आतंकी बम विस्फोट, आतंकवाद का वित्त पोषण, परमाणु आतंकवाद जैसे कृत्य शामिल है। तो आपको पता लग गया होगा कि जो आतंकवाद का जो कानून यहाँ पे बताया जा रहा है उसके अंतर्गत किन किन गतिविधियों को आतंकी कृत्य के अंतर्गत माना जाता है। 9/11 के बाद इसमें क्या क्या बदलाव हुए। विश्व के इतिहास में 11 सितंबर 2000 हमले को एक दुखद घटना के तौर पर विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। यह घटना दर्शाती है कि हम उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ विश्व महाशक्तियों के लिए भी चुनौतियां उभरी है। अमेरिका में जब इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो और किसी देश में यह घटना होना बहुत मामूली सी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 9/11 के आतंकी हमले को नए युद्ध के तौर पर परिभाषित किया। इस अप्रत्याशित विश्व में एक अनिर्दिष्ट क्षेत्र के संबंध में राष्ट्र के बीच विचारों साझा किया जाना शामिल था। जैसे 9/11 के हमले की समझ यहाँ पे बताई जा रही है किस प्रकार से अमेरिका के न्यूयॉर्क और पेंटागन टावर पर 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ, जिसे 9/11 का यह आतंकवादी हमला था हमास उसामा बिन लादेन के नेतृत्व में किया गया था, जो इसे अलकायदा ने जिसकी जिम्मेदारी ली थी। और फिर उसामा बिन लादेन के यहाँ पे थोड़ी बातें बताई जा रही है। सऊदी अरब का नागरिक था। इस इस्लामी अतिवादी समूह अलकायदा के अपहरण और आतंकवादी हमलों से न्यूयॉर्क में 2750 लोग, पेंटागन में 184 और पेंसिल्वेनिया में 40 के लगभग लोग मारे गए, जबकि एक अपहृत विमान के यात्रियों द्वारा वापस लाने पर नियंत्रण के दौरान यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मतलब दो विमान हाईजैक करे थे, तो एक विमान को तो क्रैश कर दिया गया था जो टावर था उससे, और दूसरा जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके अलावा आतंकवादी हमलों में 19 आतंकी मारे गए थे। हालांकि उन्हें मरने का कोई खौफ नहीं रहता, क्योंकि उनके उनके सर पर जन्नत से मिलने वाली का भूत सवार होता है। इन बम विस्फोट और आत्मघाती हमलों के बढ़ने का कारण चरम कट्टरपंथी थे। आतंक के भयावहता ने संपूर्ण विश्व में सार्वभौमिक लहर को जन्म दिया और आतंकवाद के प्रति घृणा उत्पन्न किया। वैश्विक जिहाद ने सांप्रदायिक मतभेदों और कट्टरपंथी को भी काफी बढ़ावा दिया। 9/11 के बाद आतंकवादियों ने अपने संपर्क और गतिविधियों का विस्तार किया। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं। वैश्विक जिहाद, आपने लव जिहाद के बारे में भी सुना होगा। तो ये इस प्रकार की घटनाएं अब काफी विस्तार ले चुकी हैं।
हालांकि राज्यों ने इस पर लगाम लगाने की भी कोशिश करी है। तो यहाँ पे जैसा कि बताया जा रखा है कि संपूर्ण विश्व में जिहाद आतंकवाद का एक आतंकी संगठनों के रूप में देखा गया है, क्योंकि एक और जहां संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आतंकवाद पर व्यापक समझौते के प्रारूप को पारित करने में देरी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच आतंकवाद को लेकर कई सार्वभौमिक स्वीकृत परिभाषा नहीं बन पाई थी। अब ये संगठन अलकायदा के विचारों को अपनाते हुए उसमें शामिल हो रहे हैं। फिर उसके बाद उदाहरण स्वरूप यहाँ पे बताया जा रखा है कि किस प्रकार से 2008 में लश्कर ए तैयबा ने मुंबई पर हमला करा। मतलब ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। जो आईएसआई है, जिसे सब लोग सोचते हैं कि वो एक संगठन है आतंकवाद को फैलाने का, हालांकि वो आतंकवादी संगठन नहीं है, वो पाकिस्तान की सीक्रेट खुफिया एजेंसी है आईएसआई। और जो लश्कर ए तैयबा, आपने अलकायदा के बारे में सुना होगा, जैश ए मोहम्मद के बारे में आपने सुना होगा, या फिर तालिबान इत्यादियों के बारे में आपने सुना होगा, वो सब जो है वो आतंकवादी संगठन है। फिर यहाँ पे एबटाबाद में जो बिन लादेन मिला था उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रखी है। फिर 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के नेतृत्व में एक नए आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का प्रारंभ करते हुए इराक पर आक्रमण कर दिए गए। इस आक्रमण के पीछे अमेरिका का तर्क था कि इराक व्यापक विध्वंस के हथियारों का उत्पादन कर रहा है, जिसके कारण उन्होंने इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उनके पद से अपदस्थ कर दिया। हालांकि 2014 में इराक में अमेरिकी सेना को लेकर काफी विरोध हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने इराक से सेना को वापस बुला लिया। मतलब अमेरिका जानबूझकर के अपनी टांग घुसेड़ता है हर जगह पे। हालांकि इसमें देखा एक बात यह भी आई थी कि जो अमेरिका जो था वहाँ के जो तेल संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उस पर वो कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने इराक पर जो है वो हमला कर दिया था, यह कहकर कि वह इराक पर विध्वंस के हथियारों का उत्पादन करने वाला है। अमेरिका ने एशिया से संबंधित समस्याओं को आतंकवादी संकटों के तौर पर देखना शुरू कर दिया। अमेरिका अपने नागरिकों समर्थन के बाद एक बार फिर से विश्व पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहा है, ताकि अलकायदा जैसे गैर राज्यभिकर्ताओं के संकट को रोका जा सके। हालांकि अमेरिका ने विश्व पुलिस अधिकारी के विचार को शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ही त्याग किया था। जैसा कि होता नहीं, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो स्वयं को ही सबसे अधिक प्रभावशाली, यानी कि एक तरीके से पुलिस जैसा मानता है कि मैं न्याय करूँ। तो अमेरिका भी विश्व पटल पर स्वयं को इस प्रकार से दिखा रहा था कि मैं न्याय करूंगा, मैं ही न्याय करूंगा। राष्ट्रपति ओबामा प्रशासन के अंतर्गत एक कमांडो छापेमारी के दौरान एबटाबाद में जो ओसामा बिन लादेन थे उसकी मृत्यु हो गई। शूट आउट में वो मारा गया। फिर 9/11 के बाद उभरते हम जो उभरते संकट है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। 9/11 के आतंकी गतिविधि को अभूतपूर्व प्रसिद्धि मिली। 9/11 के बाद जिहादी आतंकवाद में वृद्धि हुई। इस हमले के विरुद्ध सभी देशों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और अफगानिस्तान से तालिबान को हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक तौर से समर्थन दिया, जो कि असफल रहा है। और 9/11 की घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का आह्वान किया गया, जिस पर सभी लोग सहमत थे। हमले के बाद 1 महीने के अंदर ही अफगानिस्तान से तालिबान सरकार को हटाने के लिए उस पर हमला किया गया, क्योंकि उन्होंने अलकायदा को शरण दे रखी थी। तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को हटाने में भी वो वापस से आई गई। 9/11 के बाद आतंकी हमलों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि अब प्रसिद्धि प्राप्त करने और अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए भी लोगों पर ज़्यादातर हमले किए जाते हैं। जैसा कि किसी संगठन द्वारा किसी प्रख्यात व्यक्ति पे, जैसे कि अभी एक लेखक थे, उनके ऊपर भी आतंकवादी हमला हुआ था। सऊदी अरब में भी एक व्यक्ति थे जिनको हत्या हुई थी, और जो लेखक थे उनको मारने की कोशिश की गई थी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में कुछ विशेष समुदायों को लेकर यह कहा जा सकता है कि आतंकी गतिविधियों में उनकी संख्या काफ़ी बढ़ी है। 9/11 के हमले के बाद से हमलों की प्रकृति में परिवर्तन आ गया, जिससे कि हमेशा के लिए भय की स्थिति का निर्माण हो गया। इस कारण से देशों की अर्थव्यवस्था में संकट उत्पन्न हो गया, इससे विदेशी निवेशों को भी हतोत्साहित किया गया है। वर्तमान समय में अपहरण के बजाय आत्मघाती हमलावर और बेहतर विस्फोटक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। आपको भी पता होगा
कि अगर आपने कई बार ऐसी साइटों को एक्सेस करा हो जिनमें ऐसी वीडियोस आते, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमलावर होते हैं, आतंकवादी होता है, वह किसी आत्मघाती जो जैकेट होती है उसे पहनता है और एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर के स्वयं को ब्लास्ट कर लेता है, या फिर एक कोई गाड़ी लेकर जाता है और उसे ब्लास्ट कर लेता है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाने लग गया है। अब तो साइबर स्पेस, सैटेलाइट फ़ोन, जीपीएस, रात में कार्य करने वाले उपग्रह और ऑनलाइन प्रचार प्रसार बेहतर हथियार के रूप में उभरे हैं। आपको, जैसा कि आपने एक बार पढ़ा होगा कि जो आतंकवादी थे वो अपने जो संचार था, कम्युनिकेशन करने के लिए जो था, वो एडल्ट साइट्स का उपयोग किया करते थे और उन पे जाके वो कमेंट इत्यादि उसी से वो कम्युनिकेशन किया करते थे। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें विकसित हो चुकी हैं जिनसे इसका पता भी लगाया जा सकता है। वर्तमान पीढ़ी के बीच सोशल मीडिया का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया से भी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है। कई तरह के ऐसे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, या फिर जो भी व्हाट्सएप पर कई प्रकार के ऐसे ग्रुप हैं, टेलीग्राम पर भी कई ऐसे प्रकार के ग्रुप हैं, या फिर आप यूट्यूब पर भी कई ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो इस प्रकार की चीज़ें फैलाने का काम करते हैं। गूगल चैट हो गया, याहू हो गया, या फिर ऑनलाइन संदेश भेजने में जितने भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, वे सब ऐसे कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं क्योंकि ये सब फ्री हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। और व्हाट्सएप तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है ये। ओसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी के दौरान यह पाया गया था कि अलकायदा ने अपने संदेशों को भेजने के लिए पोर्नोग्राफी साइटों का प्रयोग किया था, जैसे कि मैंने अभी चर्चा करी थी। मुंबई में भी 26/11 के हमले के दौरान हमलावरों द्वारा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया गया था। जून 2007 में तहरीक पाकिस्तान या तहरीक तालिबान, आपने नाम सुना होगा, द्वारा इस्लामाबाद के लाल मस्जिद और श्रीलंका में लिट्टे द्वारा विस्फोट करने के लिए मानव बमों को सहारा लिया गया था। समकालीन दुनिया में आतंकवाद ही इन जनहानि का कारण है। 9/11 के बाद से जब अमेरिका के नेतृत्व आक्रमण, हवाई हमले और लोगों को सजा देने के लिए उन पर ड्रोन हमले किए गए, तो इसके शिकार जिहादियों ने लोगों के बीच कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया, जिससे कि आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी हुई। तो इसमें इन सब बातों पर हमने चर्चा कर ली है कि कई किस प्रकार से वर्तमान समय में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो हम अब पढ़ लेते हैं 9/11 के बाद वैश्विक प्रतिक्रिया क्या हुई। तो 9/11 के बाद वैश्विक स्तर पर वांछित प्रतिक्रिया नहीं दी गई ज़्यादा। यह धारणा व्याप्त थी कि स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह जैसे घरेलू गतिविधियों से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी कोई गृह युद्ध की स्थिति में रहती तो उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद किया जा सकता। स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद नहीं कह सकते। विद्रोह है तो उससे अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद नहीं कह सकते। हालांकि जैसे कोई स्वतंत्रता संग्राम में अगर कुछ लोगों का समूह स्वयं को अलग करने के लिए, जैसे आपने देखा हो कि अभी जो खालिस्तान की मांग उठ रही है कि पंजाब को अलग करके एक खालिस्तान बनाया जाए, तो उस मतलब वे भी आतंकवाद का ही रूप है, लेकिन उसे एक स्वतंत्र संग्राम के रूप में भी देखा जा सकता है। इसी कारण से आतंकवाद की कुछ गतिविधियों को राज्यों द्वारा वैध मानते हैं, उन गतिविधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। 9/11 की घटना से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के क्षेत्र में मुख्य परिवर्तन आया है। विश्व समुदाय के साथ इस हमले की निंदा की, क्योंकि वे ऐसे तरीकों को राजनीतिक और विचारधारा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुचित मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा 9/11 के बाद सामूहिक तौर से कौन कौन से आतंकवादी विरोधी जो भी उपाय अपनाए गए वो इस प्रकार है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, आपने इसके बारे में सुना होगा। 9/11 के हमले के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक सैन्य ऑपरेशन चलाया ताकि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को बेदखल करने के साथ साथ अलकायदा के सदस्यों को खत्म कर सके, लेकिन वो सब कुछ विफल रहा। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जैसे अमेरिका के गुप्त अभियान और पाकिस्तान में ड्रोन हमलों से अलकायदा को गंभीर नुकसान होता है, लेकिन क्योंकि इनको फंडिंग भी अमेरिका जैसे देश ही करते हैं, तो ये फिर से पनप जाते हैं। आतंकवाद विरोधी कानून, 9/11 के हमले ने विश्व समुदाय को प्रेरित किया कि वह अपने आत्मरक्षा के अधिकारों के तौर पर एक कानून का निर्माण करे, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने 1373 के रूप में पारित किया। तो आपने
संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद में जो कानून था उसके बारे में आपने पहले भी मैंने चर्चा करी थी, जिसमें प्रावधान किया गया था कि राज्य आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए वह अपने कानून और संस्थागत क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। अमेरिका में पैट्रियट अधिनियम और होमलैंड सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। फिर वैश्विक आतंक विरोधी संस्थाएं 9/11 के बाद इंटरपोल के अलावा संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति CTC कार्यपालक निर्देशक 1540 समिति अलकायदा और तालिबान अनुमोदन समिति और वैश्विक संस्थानों का निर्माण किया गया ताकि आतंकवादियों को वित्त पोषण जो हो रहा है उसको रोका जा सके और आतंकियों के जांच के संबंध में सरकार और उनके संस्थाओं के बीच सूचना को साझा करके उन्हें मजबूत किया जा सके। सभी बैंक खातों को बंद किया जा सके। परमाणु प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा परमाणु अप्रसार की देखरेख की जाती है। हालांकि राज्यों और गैर राज्य अभिकर्ताओं के बीच परमाणु के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को और भी सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है। और साइबर स्पेस पर नियंत्रण, जो कि काफी मुश्किल है साइबर स्पेस पर नियंत्रण करना, क्योंकि अब तो बहुत से लोगों में इसकी पहुंच हो गई है। जैसे कि आपने देखा होगी साइबर स्पेस के जो हमले हैं वो हमारे साइबर क्राइम जो है वो भी अब देश में काफ़ी बढ़ चुका है। और साइबर स्पेस में तो बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है, जिसे डार्क वेब कहा जाता है, डीप वेब जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे जैसे कि जो भी जितने भी गैर कानूनी कार्य होते हैं वे सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो साइबर स्पेस पर नियंत्रण करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इस पर लगाम लगाना काफ़ी मुश्किल है। इस पे आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो कि राज्यों को कानूनी तौर से सक्षम बनाता है ताकि वह आतंकवादी परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले सोशल मीडिया से संचार चैनलों की पहचान कर सके, उन्हें बाधित कर सके। जैसे कि आपने हनी ट्रैप के बारे में सुना है कि जो ISI की जो फीमेल एजेंट्स रहती है वो इंडियन सोल्जर्स को हनी ट्रैप में फंसाती है, उनसे जानकारी लेती हैं, इत्यादि चीज़ें। ये सब भी आतंकवाद के लिए रहता है। आज हम इतिहास के एक खतरनाक दौर में जी रहे हैं जिसमें एक और संसार को जहां महामारी से लड़ना पड़ रहा है तो वहीं दूसरे संसार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी खतरों का भी सामना करना पड़ रहा है। राज्य इन आतंकवादी समूहों के विरुद्ध केवल लोकप्रिय जनमत का प्रयोग करके ही अपने अनिर्दिष्ट शत्रु को डरा सकते हैं, उन्हें भयभीत कर सकते हैं, उन्हें पराजित कर सकता है। तो ये सब बातें यहाँ पे हमने आतंकवाद से रिलेटेड पढ़ी। केवल एक आतंक मुक्त विश्व में मनुष्य के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की आशा की जा सकती है। हाल ही में विश्व महामारी के अंत आतंक से ग्रस्त है, इसलिए आतंकवाद और महामारी का सामना करने के देशों को एक साथ आना होगा। लोगों की बुद्धि और इच्छा मानवता के जीवन और हितों की रक्षा करने में काफ़ी सहायता कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे बातें थी जिसमें हमने पढ़ा। तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, समझ मिली हो, तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो इसे लाइक करें, जिसको इसकी आवश्यकता है उसको साझा करें। धन्यवाद।